नमस्कार, आप देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं राजधानी देहरादून से है, जहां पर बताया जा रहा है कि सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सदन की कार्रवाई फिलहाल स्थगित हो गई है और एक कल तक के लिए इस कार्रवाई को सदन में स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं देहरादून से, कल सुबह 11 बजे से दोबारा से अब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, यानी कि कल सुबह तक के लिए सदन की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, कल तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और सुबह कल 11 बजे दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देहरादून में सदन की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, आपको बता दें कल तक के लिए, और कल सुबह 11 बजे दोबारा से यहां की कार्रवाई शुरू होगी। तो फिलहाल इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो विधानसभा की कार्रवाई आपको बता दें फिलहाल स्थगित कर दी गई है और ये कार्रवाई कल तक के लिए बताया जा रहा है कि स्थगित कर दी गई है और कल सुबह 11 बजे दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कल तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 11 बजे से दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल कल तक के लिए यहां पर कह सकते हैं जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है और कल तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सदन की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है कल तक के लिए। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हैं सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुभाष, यहाँ पर आज जो सदन की कार्रवाई रही, क्या कुछ इसमें कह सकते हैं जो मेन पॉइंट रहे, क्या कुछ रहे आज? ये बिल्कुल मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था और सबसे महत्वपूर्ण सुबह से ये रहा कि विपक्ष कहीं ना कहीं सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ही जगह सरकार पे हावी नजर आए। हालांकि जब सुबह जो दो विधायक थे, केदारनाथ से मनोज रावत और दूसरे हरीश धामी, दोनों ही विधायक धरने पे बैठे हुए, दोनों की मांग अलग अलग थी। मनोज रावत जो केदारनाथ के विधायक, उनकी मांग थी 4 धाम यात्रा खोली जाए और वहीं हरीश धामी की मांग थी कि मोबाइल नेटवर्क उनके क्षेत्र में लगाया जाए ताकि जो ऑनलाइन परीक्षाएं बच्चे देते हैं वो आसानी से दे सके। तो इसको लेकर एक मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें बुलाया और उसके बाद उसकी बैठक की ली गई और कहा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि वो जल्द से जल्द दोनों कामों को पूरा करे। वहीं अगर कुल मिला के कहा जाए आज के इस बजट की, तो अनुपूरक जो बजट है वो सदन में रखा गया था। लगभग 5,720.78 करोड़ का ये बजट रखा गया था और कुल मिला के कहा जा सकता है इस बजट में सभी चीजों को देखते हुए इस बजट को रखा गया था, जिसमें कि केंद्र पोषित जो योजनाएं है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर 570 करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया था। वहीं अगर बात की जाए कोविड और आपदा जैसे जो विषय हैं उनको लेकर 600 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया था। वहीं अगर बात की जाए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर 100 करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया था। वहीं मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना को देखते हुए 16.51 करोड़ रुपए इस योजना के लिए रखा गया था। मुख्यमंत्री सौभाग्य योजना के लिए लगभग 8.34 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री द्वारा इस अनुपूरक बजट में रखा गया था। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो बजट है वो आज सदन पे रख दिया गया है और 6 महीने में किस तरीके से इस बजट को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अनुपूरक बजट रखा इसीलिए जाता है कि जो अन्य चीजें छूट गई हैं पिछले 6 महीने में आचार संहिता लगने से पहले के लिए, उन सभी चीजों को पूरा कर लिया जाए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो अनुपूरक बजट था 2021-22 का वो सदन पे रखा गया और उसे पास कर दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुभाष। से यहाँ पर आपने देखा कल तक के लिए फिलहाल जो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आज जो सदन में आपको बता दें कार्रवाई का दूसरा दिन था, वहां पर जो विपक्ष था वो काफी हमलावर यहाँ पर सदन के अंदर बाहर यहाँ पर दिखाई दिया है और बजट में कई सारी चीजों के लिए, योजनाओं के लिए बजट यहाँ पर पेश हुआ। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर सराहना की है। विधानसभा में सदन के बाहर हरीश धामी नेटवर्किंग की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। हरीश धामी को सदन के बाहर धरने पर बैठ देख सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्हें अपने साथ सदन में लेकर चले गए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है और केंद्र सरकार से भी इस बारे में बातचीत करने के लिए कहा है। साथ ही हरीश धामी ने कहा है कि युवा मुख्यमंत्री का ये अच्छा व्यवहार देखने को मिला है।
देखिए, मुझे जो लगता है युवाओं का एक अनुभव है और युवाओं की एक जो सोच है, तो निश्चित तौर पर अच्छा लगा कि और मुझे ये भली भांति परिचित भी हैं, वो उन दुर्गम क्षेत्रों से रहे हैं और उनको पता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में किस तरह की दिक्कतें है, क्योंकि उनका भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी नेपाल सीमा से लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने जो पहल की, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और चाहे सत्ता में कोई भी हो, मैं यही चाहूंगा कि सत्ता पक्ष का जो भी लीडरशिप हो, जो नेता सदन हो, उसने अपने परिवार, क्योंकि विधायक भी उनके परिवार का है, उसको जो है चुनाव में ही उसको जो है विपक्ष माना जाना चाहिए। बाकी टाइम में उसको भी अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उसके क्षेत्र की समस्याओं का हल करने की जो नैतिकता, जो जिम्मेदारी उन पर होती है, उसकी जो पहल आज उन्होंने की, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। विधानसभा सत्र के आज यानी दूसरे दिन कार्रवाई के दिन विपक्ष ने नियम 58 के तहत जिलों के पुनर्गठन का मामला उठाया, जिसमें विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की काफी कोशिश की। 2011 में बीजेपी सरकार ने 4 जिलों के गठन की घोषणा की थी, जो बीजेपी की सत्ता में दोबारा आने के 5 साल पूरे होने पर भी नजर नहीं आ रही है, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को जिलों के पुनर्गठन के मामले पर घेराबंदी की। और 5 साल से 2012 से लेकर 2017 तक में सरकार रही, तब से कांग्रेस ने क्यों जिलों का गठन नहीं किया, ये भी सत्ता पक्ष ने कहा। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि जिलों के पुनर्गठन का परीक्षण किया जाएगा। और आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है देहरादून से, बताया जा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का एक बयान यहां पर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए केंद्र ने राज्य को बजट दिया है, केंद्र ने राज्य को 270 करोड़ का बजट दिया है। तो धन सिंह रावत का बयान यहां पर सामने आ रहा है कि तीसरी लहर को लेकर राज्य में बेहतर कार्य किया जाएगा, इसको लेकर बजट भी दे दिया गया है। 270 करोड़ ये राशि यहां पर बताई जा रही है, इतना बजट यहां पर दिया गया है और इससे तीसरी लहर की तैयारियां की जा सकेंगी, उसको रोका जा सकेगा। तो देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का ये बड़ा बयान यहां पर सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो है राज्य को 270 करोड़ का बजट दे दिया है, तो तीसरी लहर के लिए राज्य में बेहतर कार्य अब किया जा सकेगा। गौरा देवी कन्या धन योजना को मिलेगा लाभ। योजना से वंचित कन्याओं को अब आपको बता दें कि लाभ मिलेगा। 2015 से 16 में 11,300 बालिकाएं इस योजना से वंचित थी, 2016-17 में, और यहां पर 21,916 बालिकाएं इस टाइम पीरियड के दौरान बालिका योजना से वो वंचित थी। वहीं 33,216 बालिकाओं को करीब 49 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। 2015-16 और 2016-17 उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ करी थी। योजना का नाम था नंदा देवी कन्या धन योजना। योजना का उपनाम भी था हमारी कन्या हमारा अभिमान योजना। यह योजना जब प्रारंभ करी थी तो प्रारंभ करने के साथ में इस योजना का स्वरूप जो है 5,000 की धनराशि पैदा होने पर और 10,000 की धनराशि की एक एफडी 8 वर्ष तक उस बालिका के नाम रहेगी, इस प्रकार की योजना बनाई गई थी। उस समय चूंकि हम सब लोग चुनाव की ओर भी बढ़ रहे थे, यह योजना केवल लोक लुभावनी योजना बनकर दिख रही थी, जिसमें तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने उस समय के जो लाभार्थी थे जिन्होंने उस दौरान आवेदन किया था, इस योजना की घोषणा के साथ में बहुत कम बजट के साथ में बहुत कम लाभार्थियों के साथ में इस योजना को संचालित कर दी गई, जिसकी पेंडेंसी यदि मैं 15-16 की बात करती हूँ, उसकी पेंडेंसी 11,300 बालिकाएं 15-16 में रह गई थी और 2016-17 में यह पेंडेंसी 11,916 करीब रह गई थी। उत्तरकाशी के मिलन में रनपुर को लेकर पहले राज्य सरकार का प्लान था कि वो इसको कांच का बनाएगी, लेकिन अब राज्य सरकार ने गणतंत्र उनको लकड़ी का बनाया गया है। ये पुल ब्रिटिश काल से ही बना हुआ था और राज्य सरकार ने इस पर करीब 80 लाख रुपए खर्च कर वृतांग पुल को दोबारा निर्मित कराया है।
उत्तरकाशी का गरतांग पुल आने वाले समय में उत्तराखंड पर्यटन के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन साबित होगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पुल के बारे में और भी कुछ जानकारियां दी हैं। मैं अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये 150 पुरानी एक ये ब्रिज था जिससे लोग जाते थे और तिब्बत से लोग इसमें आते थे और उत्तरकाशी को बाड़ा हाट कहा जाता था। तो बाड़ा हाट के अंदर व्यापार करने के लिए इस रास्ते से आते थे। चट्टान पे ये बनी हुई है और इसको कश्मीर के पठानों ने इसको बनाया और अपने आप में ये बड़ा अजूबा है। तो मैं जो स्काई वॉक की बात करता था कि स्काई वॉक हमारे उत्तराखंड में होनी चाहिए, तो 150 साल पुरानी ये स्काई वॉक है और इसमें मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे पूरे देश के पर्यटक इसको आके देखें और इसकी पौराणिकता को देखें, इसका जो जैसे बनाई गई है उसको देखें। तो ये अपने आप में बहुत ही आकर्षक स्थल है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं देहरादून से, जहां पर आपको बता दें सदन में अनुपूरक बजट धामी सरकार ने पेश कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से यानी देहरादून से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 5,720 करोड़ का आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है। राजस्व व्यय के लिए 2,990.53 करोड़ ये राशि यहां पर बजट की है और पूंजीगत व्यय के लिए 2,730 करीब करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है। वहीं 570 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए। तो अनुपूरक बजट में आपको बता रहे हैं किस हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे बजट को पेश किया गया है। तो धामी सरकार ने आज अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। अलग अलग यहाँ पे राशि रखी गई है। जिस तरह से आपने देखा 5,720 करोड़ का एक टोटल अनुपूरक बजट इस बार रहा। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हैं सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। सुभाष, आज अनुपूरक बजट की बात करें तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अनुपूरक वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो मुख्य बजट है वो सदन के पटल पर रख दिया गया और लगभग 5,720.78 करोड़ का ये कुल बजट है। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि केंद्रीय पोषित ग्राम सड़क योजना को लेकर 570 करोड़ इसमें रखा गया। वहीं अगर बात की जाए तो कोविड और आपदा जैसे से निपटने के लिए सहयोग के तौर पे 600 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पे 100 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना पे 16.51 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सौभाग्य योजना पर 8.34 करोड़ रुपए रखा गया। वहीं अगर बात की जाए शहरी एवं ग्राम संस्था निकायों को ठीक करने के लिए लगभग 293 करोड़ इस बजट में रखा गया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि काफी खास ये बजट रहा और सदन के पटल पर इस अनुपूरक बजट को आज रख दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपने देखा करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आज ये अनुपूरक बजट दरअसल पेश किया गया है और उसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये बजट राशि निकाली गई है। तो धामी सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है आज। तो 5,720 करोड़ का एक और राशि अनुपूरक बजट की इस बार रही। राजस्व व्यय के लिए करीब 2,990 करोड़ का ये धनराशि यहाँ पर बताई गई है। वही पूंजीगत व्यय के लिए 2,730 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर बताया जा रहा है और 570 करोड़ ये जो निकाला गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए। तो कह सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बजट यहाँ पर दिया गया। तो अनुपूरक बजट जो है धामी सरकार ने पेश कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 570 करोड़ है ये स्पेशली स्वास्थ्य मिशन जो है उसको लेकर यहाँ पर निकाला गया। यानी कि कह सकते हैं कि स्वास्थ्य रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी बेहतर हो सकेंगी और बजट पेश होने के बाद काफ़ी कुछ काम यहाँ पर किया जाएगा। तो स्वास्थ्य को लेकर और कह सकते जो तीसरी लहर आने वाली उसको लेकर भी अब बेहतर कार्य किया जा सकेगा, काफ़ी काम यहाँ पर हो सकेगा। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी कहा कि जो स्वास्थ्य को लेकर एक बजट में एक राशि निकाली गई है उससे राज्य सरकार को जो बजट यहाँ पर दिया गया है राज्य को केंद्र की तरफ से उससे कहीं ना कहीं बेहतर कार्य किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर 5,720 करोड़ का ये सदन में आज दूसरे दिन अनुपूरक बजट यहां पर पेश किया गया जिसमें राजस्व व्यय के लिए 2,990.53 करोड़ निकाले गए हैं। पूंजीगत व्यय के लिए 2,730.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 570 करोड़ का कह सकते हैं बजट यहां पर निकाला गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर अनुपूरक बजट जो है पेश कर दिया गया है, धामी सरकार ने पेश कर दिया है और अलग अलग
जो है यहाँ पर बजट निकाला गया है 5,720 करोड़। ये कुल अनुपूरक बजट है जिसे आज पेश किया गया है। इसमें से राजस्व व्यय के लिए 2,990.53 करोड़ निकाले गए हैं। पूंजीगत व्यय के लिए 2,730.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिसाब के लिए कह सकते हैं 570 करोड़ यहाँ पर निकाले गए हैं। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर भी काफी चिंतित यहाँ पर सरकार नजर आ रही है। उसको लेकर भी ये बजट दिया गया है 570 करोड़ का। आगे बढ़ते उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार प्रभारी तिलक राज बेहड़ ने उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत का दावा किया। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने तिलक राज बेहड़ हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में जो 60 सीटें जीतने का दावा किया है, लेकिन इस बार जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। चुनावों में भाजपा 60 की बजाय सिर्फ 6 सीटों पर सिमट जाएगी और इस बार 0 हट जाएगा और भाजपा केवल 6 सीटों पर ही सिमट जाएगी। पार्टी चुनावों में कैंडिडेट उतारने के लिए सर्वे करवा रही है और हर सीट पर मजबूत कैंडिडेट उतारे जाएंगे। चुनाव में कांग्रेस की मजबूती से उतरे कांग्रेस और मिशन 2022 फतेह हो कांग्रेस का, उसको लेकर हम लोग संगठनात्मक मीटिंग कर रहे हैं। बूथ लेवल पर कैसे पार्टी मजबूत हो, क्या क्या कमियां हैं, उसको हम देख रहे हैं और कांग्रेस बहुत मजबूत है, कांग्रेस काम कर रही है और 2000 मिशन जो 22 का है वो कांग्रेस का सपना पूरा होगा। 60 सीटें जीतने का दावा कर रहे हो? बस 0 ही हटाना है इस बार, भाजपा का 0 ही हटना है, बाकी तो 60 रहेगा। 0 हट जाएगा, 6 पे रह जाएंगे। और एक और खबर आपको बता दें चमोली से है, जहां पर चारधाम यात्रा खोलने के लिए आक्रोश रैली निकाली गई। एक बार साकेत चौराहे से लेकर नगर पंचायत तक आक्रोश रैली निकाली गई है। मोहन रावत समेत इसमें 7 लोग कार्मिक अनशन पर बैठे रहे। सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु हवन यज्ञ भी किया गया। 5वें दिन भी क्रमिक अनशन यहां पर लगातार जारी रहा। तो चमोली में आपको बता दें ये इस तरह की रैली एक निकाली गई है। इसमें यज्ञ हवन भी बीच में किया गया है और सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु ये दरअसल हवन यज्ञ किया गया। चारधाम यात्रा को खोलने को लेकर ये यात्रा यहाँ पर निकाली गई है और इसे आक्रोश रैली कह रहे हैं यहाँ पे, और आक्रोश रैली निकाली गई है कि चारधाम यात्रा को खोला जाए। तो साकेत तिराहे से लेकर नगर पंचायत तक की आक्रोश रैली यहाँ पर लोगों ने निकाली। मोहन रावत समेत 7 और कार्मिक जो लोग हैं वो अनशन पर बैठे रहे। खबर है बाजपुर से, जहां पर 23 दिन से कार्य बहिष्कार जारी है। आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने कार्य बहिष्कार किया हुआ है। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगाया जा रहा है। प्रदेश की सरकार से आशा वर्कर्स की यहां पर मांग है। 21,000 रुपए मासिक मानदेय दिए जाने की वर्कर्स मांग कर रही हैं। साथ ही खुद को ठगा महसूस कर रही हैं और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जब तक की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, इस तरह जो आंदोलन है वो जारी रहेगा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इनका ये आंदोलन लगातार जारी है। हमारा कहना यही रहेगा कि जिस तरीके से सरकार हम लोगों को अनदेखी कर रही है, आज हम लोगों को 23 दिन हो गए यहाँ पे धरने में बैठे हुए। पूरे जिले भर में हम लोग 2 तारीख से लगातार बैठ रहे हैं और सरकार हमारी सुध लेने कोई भी नहीं आ रहे हैं। कोई प्रतिनिधि भाई लोग आ रहे हैं तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना लगातार हम लोग धरने में बैठ रहे हैं। एक दिन हमारी सुध लेने नहीं आए। हम मुख्यमंत्री के पास भी चले गए हैं। उससे उन लोगों का कहना है कि प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है आशा को और आशा प्रोत्साहन राशि में ही खुश रहे। पर हम लोग भी ठान के बैठे हैं कि जब तक हम लोगों की मानदेय नहीं होगी हम लोग भी धरना नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों ने अभी उनको वो भी कर दिया, चेतावनी भी दे दी है कि हम लोग उग्र आंदोलन में उतर जाएंगे अगर हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जाएगा। भारतीय हॉकी टीम खिलाड़ी पहुंचे रुद्रपुर। ओलंपिक हॉकी में कांस्य पदक जीतने के बाद रुद्रपुर पहुंचे हैं ओलंपिक की हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह का जोरदार यहां पर स्वागत भी किया गया है। स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत यहां पहुंची और उनका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया, यानी कि अपने घर रुद्रपुर वो पहुंचे हैं। वहीं सिमरनजीत सिंह ने सरकार से भी अपील की है, उनका स्वागत भी यहाँ पर काफ़ी किया गया है और सरकार से काफ़ी अपील भी करते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कोरोना के चलते लंबे समय से खेल गतिविधियां हैं वो रुकी हुई थी।
तो ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी का जोरदार स्वागत किया गया है। स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया और इस बीच उन्होंने सरकार से भी वो अपील करते नजर आए। वहीं आपको बता दें, एक और मामला सामने आया हत्या या आत्महत्या का। पिथौरागढ़ से मामला है, जहां पर पिथौरागढ़ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। खून से लथपथ कमरे में युवक का शव यहां पर मिलता है। युवक के हाथ की कई नसें कटी हुई थी। अस्पताल में नौकरी करता था मृतक युवक। मामला संदिग्ध होने पर पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों ने शव को कोतवाली में रखकर प्रदर्शन भी किया। और फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन बाकी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।